है हमारे इस YouTube चैनल में। रीड 2023 सामाजिक विज्ञान की श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। ये हमारा 5वां टॉपिक है जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रश्न है जो कि पूरे टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस श्रृंखला को। सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में सही नहीं है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है, किसने दिए उसके संदर्भ में आपको बताना है। सबसे पहला नाम है सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस नाम है वो किसने दिया था? स्ट्रेबो और जस्टिन, ये सही है। एंड्रोकोटस नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य को प्लूटार्क व एरियन ने दिया था, ये भी एकदम सही है। सेंड्रोकोटस, इसमें इतना सा अंतर है, सिर्फ इसमें 2 ट है, आधा ट साथ में, इसमें है सिंपल ट। ये फिलाकर्स ने दिया था, यानी ये सभी नाम है वो सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में ये सारे नाम है, इसमें से प्रश्न है वो आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें जो टॉपिक है वो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत काफ़ी विस्तृत दिया गया है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, सम्राट अशोक से संबंधित चीज़ें हैं वो हमें रीट में पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य को नंदवंशी नहीं बताया है। यहाँ पर जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को नंदवंशी किसने नहीं बताया है। तो सबसे पहले है बृहत कथा मंजरी में क्षेमेंद्र ने, तो बृहत कथा मंजरी में क्षेमेंद्र ने, कथा सरित सागर में सोमदेव ने, परिशिष्ट पर्वन में जैन ग्रंथ है उसमें, या मुद्रा राक्षक विशाख दत्त ने लिखा है उसमें। आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई कई ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंदवंशी यानी नंद के वंश का नहीं बताया है, जबकि अधिकतर ग्रंथों में उसे नंद के वंश का ही बताया है, जिसका नाश करके उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। जैसे नंद वंश का आखिरी शासक था वो घनानंद था। तो बृहत कथा मंजरी में भी नंदवंशी बताया गया है, कथा सरित सागर में भी नंदवंशी बताया गया है, और मुद्रा राक्षस में भी नंदवंशी बताया गया है। लेकिन परिशिष्ट जो पर्वन ग्रंथ है उसमें इसे नंदवंशी नहीं बताया गया है। परिशिष्ट पर्वन एक जो है ऐसा ग्रंथ है जैन धर्म से संबंधित, जिसमें यह तथ्य है कि भद्रबाहु के कहने पर जैन धर्म अपनाया, और 298 ईस्वी पूर्व है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से अपने प्राण है वो, यानी भूखे रहकर अपने प्राण है वो त्यागे थे। इसकी जानकारी परिशिष्ट पर्वन से मिलती है। बाकी सबसे ये पता चलता है कि इसे नंदवंशी यानी किसी में घनानंद का पुत्र बताया गया है, तो किसी में उसका वंशज बताया गया है। नेक्स्ट है, विशाख दत्त ने सुगाड़ंग किसे कहा है? भाई विशाख दत्त काफ़ी प्रसिद्ध कवि था उसके दरबार का, जिसने जो है वो मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी थी, जो कि इतिहास का प्रमुख स्रोत भी है। तो सुगाड़ंग किसने कहा है, किसको कहा है? सुदर्शन झील को कहा है, चंद्रगुप्त के महल को कहा है, पाटलिपुत्र को कहा है, या जूनागढ़ को कहा है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त का महल। विशाख दत्त ने सुगाड़ंग चंद्रगुप्त के महल को कहा है। नेक्स्ट है, डॉक्टर स्वानवेग ने मौर्यकालीन किस पुस्तक को प्रकाशित करवाया था? यानी मौर्यकाल की कौन सी पुस्तक को इन्होंने प्रकाशित करवाया था? इंडिका, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, या फिर बृहत कथा मंजरी? तो इन्होंने है वो इंडिका को प्रकाशित करवाया था, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। फ्रेंड्स, इसकी मूल जो प्रति है वो विद्यमान नहीं है, तो स्वानवेग ने क्या किया, विभिन्न लेखकों के जो विवरण है उनसे जानकारी प्राप्त की और 1846 में इंडिका को प्रकाशित करवा दिया। नेक्स्ट है, भामरू शिलालेख के संदर्भ में सही नहीं है। भामरू शिलालेख है वो हमारे यहाँ जयपुर के अंदर मिला था, जो है बेराट के अंदर। तो इसकी क्या विशेषता जो है वो नहीं है, इसमें बुद्ध, धर्म, संघ आदि का उल्लेख है। तो हाँ ये सही है, इसमें इन तीनों का उल्लेख है वो है। वर्तमान में यह प्रयागराज में है। नहीं फ्रेंड्स, यह प्रयागराज में नहीं है बल्कि ये कलकत्ता संग्रहालय में है। तो ये जो है उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट है, चलो और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर तो हमें पता चल गया। इसमें जनता को धर्म की शिक्षा दी है, ये भी सही है। इसे त्रिरत्न अभिलेख कहा जाता है। जी हाँ एकदम सही है, त्रिरत्न अभिलेख कहा जाता है। बुद्ध, धर्म और संघ, इन तीन की वजह से वर्तमान में यह कलकत्ता संग्रहालय में है, तो ध्यान रखना इसका उत्तर होगा बी, ये प्रयागराज के अंदर नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये है फ्रेंड्स जो हम प्रश्न ले रहे हैं उनकी यदि आपको PDF चाहिए
यदि आपको इसकी PDF चाहिए, वो भी डिस्क्रिप्शन के उत्तर के साथ, लगभग 500 प्लस क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो 500 प्लस है, लेकिन इसमें जो तथ्य हैं वो डिस्क्रिप्शन के साथ है, जिसकी वजह से लगभग आपके 1500 क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। सामाजिक विज्ञान की हिस्ट्री के सभी नो टॉपिक है, हिस्ट्री के केवल। तो इसमें आपको एक पेपर मिलेगा प्लस आंसर की मिलेगी, दोनों की PDF मिलेगी केवल 49 रुपीज़ के अंदर। तो आपको क्या करना है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज करना है, जो है 82-092-42-816, उस पर आपको मैसेज करना है और वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि पेमेंट कैसे होगा, प्लस आपको दोनों PDF है वो उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। हालांकि प्रश्न है वो मैं यहाँ पर चैनल पर भी डाल रहा हूँ, सारे डाल रहा हूँ, सारे टॉपिक के डालूंगा, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप PDF चाहे और कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा चाहे तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। इस तरह से प्रश्न बनाए गए हैं कि पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2012, 2010, 2007 या 2013? तो इसका सही उत्तर है 13 जुलाई 2012, यानी 2012 में है वो विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्नाटक के किस शिलालेख में 3 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कर्नाटक के अंदर कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें 3 संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जटिंग रामेश्वर, नेटूर या नेचूर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी। एक तो ये प्रश्न बनता है फ्रेंड्स कि ये सारे के सारे कर्नाटक के अंदर है। तो आपको अशोक की शिलालेख के संदर्भ में है तो आपको ये ध्यान में रखना है ये सारे कर्नाटक के अंदर ही है। अब कौन से के अंदर जो है वो 3 संस्कृतियों का उल्लेख मिला है? तो ब्रह्मगिरी के अंदर। यह है वो चित्रदुर्ग कर्नाटक के अंदर है, सभी कर्नाटक के अंदर है। ब्रह्मगिरी है, वहां पर 3 संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति भवन में स्थित स्तंभ लेख प्राप्त हुआ, यानी राष्ट्रपति भवन में जो वर्तमान में स्तंभ लेख है वो हमें कहां से प्राप्त हुआ था? रामपुरवा, लोरियानंदगढ़, लोरिया अरेराज या मेरठ? इनमें से आपको बताना है कि कहां से प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स रामपुरवा जो है वहां से 2 लेख प्राप्त हुए हैं, 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक शिलालेख पर तो लेख लिखा हुआ है और एक लेख विहीन है। यह भी अपने को ध्यान में रखना है कि लेख विहीन शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? तो रामपुरवा से। तो जो लेख विहीन है वो यहाँ नहीं है, जबकि जिसपे लेख लिखा है और सिंह की आकृति है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर है। तो इसका उत्तर होगा रामपुरवा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक द्वारा बनाई गई सबसे प्राचीनतम गुफा है? फ्रेंड्स अशोक के द्वारा है वो गुफाएं बनाई गई है, इसके अलावा अशोक के पुत्र के द्वारा भी जो है वो गुफाएं बनाई गई थी। तो इसमें से कौन सी गुफा है वो सबसे प्राचीन है? ये गुफा है वो आजीविकों को दी थी बनाकर अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष। तो आपको बताना है सबसे प्राचीनतम कौन सी है। ये चारों है अशोक ने बनाई थी, कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोंपड़ी। तो आपको ध्यान में रखना है सुदामा जो है वो सबसे प्राचीन है, इसकी छत ढोलदार है। ये चारों गुफाएं हैं वो बनाकर उन्होंने आजीविकों को दी थी 12वें वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से स्तूप की खोज कनिंगम ने 1873 में की थी? सांची रायसेन मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। ये भी अपने को याद रखने की सांची रायसेन मध्य प्रदेश में है। अमरावती है जो है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर है। बरहूत जो नागौद मध्य प्रदेश में है, या सभी की खोज की थी? तो इसमें ध्यान में रखना है बरहूत जो कि नागौद मध्य प्रदेश में है। इसमें हाथियों द्वारा बोधि वृक्ष को पूजते हुए दिखाया गया है, यानी हाथी है वो बोधि वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। इसे कनिंगम ने खोजा था सन 1873 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सीरिया के शासक सेल्यूकस के संदर्भ में असत्य है? सेल्यूकस है उसने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था जिसमें वह असफल हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे 305 ईस्वी पूर्व पराजित किया था, एकदम सही है। ये असत्य गलत नहीं है, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे, जी हाँ,
वो हार गया था। हारने के बाद उसने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए थे, प्लस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह है उससे किया था। ये सारे सत्य हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उसे विदा किया तो उसे 500 हाथी दिए थे, तो सभी हैं वो सत्य हैं। ये अलग अलग प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राजदूत सुमेलित है, यानी आपको बताना है कि कौन सा है वो सुमेलित है। तो मेगस्थनीज एंटियोकस का राजदूत था, डायमेकस सीरिया का राजदूत था, डायोनीसियस सेल्यूकस का राजपूत था, और फिलाडेल्फिया मिस्र का राजदूत था। तो इसमें सुमेलित है वो एक ही है फ्रेंड्स। डायमेकस है वो सीरिया का जो है वो राजदूत था। नेक्स्ट है, तो इस प्रश्न में कई चीजें हैं वो बनती है। इसमें सही है वो डायमेकस है वो सीरिया का राजदूत था, जिसका राजा है वो एंटियोकस था। तो डायमेकस था, जबकि मेगस्थनीज है वो तो सेल्यूकस का राजदूत था। ये अपने को ध्यान रखना है। जबकि टोलमी द्वितीय है मिस्र का जो राजदूत था वो डायनोसियस था, ना कि सेल्यूकस का। तो इसका उत्तर सही यही होगा। जो फिलाडेल्फिया है वो टोलमी द्वितीय यानी कि मिस्र का राजा था। तो राजदूत के संदर्भ में एक ही सही होगा, वो है डायमेकस सीरिया का राजदूत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कलिंग विजय के संदर्भ में सही नहीं है। तो कलिंग विजय के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ये अपने को देखना है। 261 ईसा पूर्व को कलिंग पर विजय प्राप्त की, यह तथ्य एकदम सही है। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, यानी अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ था तो उसके 8 वर्ष बाद उन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी। कलिंग पे, कलिंग का तोसाली और जोगढ़ में विभाजन कर दिया गया अशोक के राज्यारोहण के 12वें वर्ष में। तो एक बात ध्यान रखना है, अशोक का जो राज्यारोहण हुआ था इसके 4 साल बाद राज्याभिषेक हुआ था। तो ये तो सही है कि 8 वर्ष जो बाद है वो किया गया था, लेकिन राज्यारोहण के 12वें वर्ष में न करके 12 वर्ष पूरे हो चुके थे तो 13वें वर्ष में किया गया था। तो यह तथ्य सही नहीं है। अशोक के राज्यारोहण के 13वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, 12 वर्ष बाद। बस इतना सा ही अंतर रहता है। काफ़ी बार ऐसे प्रश्न है वो पूछे गए हैं, तो अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ 12वें वर्ष में न होकर 12 वर्ष बाद या फिर 13वें वर्ष में होता तो ये सही होता। नेक्स्ट है, 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, उसके संदर्भ में सही नहीं है। यह आपको बताना है। प्रथम राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, ये सही है। द्वितीय वैशाली में साबकमीर की अध्यक्षता में हुई थी, ये भी सही है। तृतीय पाटलिपुत्र में अशोक की अध्यक्षता में हुई थी। जी, अशोक तो क्या राजा था, उसकी अध्यक्षता में जो नहीं हुई थी, अध्यक्ष था वो तो मोगलीपुतिस्य था। तो अपने को ध्यान में रखना है, तृतीय वाला ये गलत है। ये तृतीय पाटलिपुत्र में मोगलीपुतिस्य की अध्यक्षता में हुई थी। चतुर्थ है वो कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये हमें चारों के ध्यान भी रखने हैं। 4 अलग अलग प्रश्न है वो यहाँ पर बनते हैं। तो तृतीय है वो अशोक की अध्यक्षता में नहीं बल्कि मोगलीपुतिस्य की अध्यक्षता में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें आपके अशोक का अलग से दिया भी गया है। तो कौन से स्थान पर 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? भाई 7 स्तंभ लेख हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं आपको बताने हैं। यहाँ पर जो स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं वो टोटल संख्या 7 है, लेकिन सभी जगह पर 7 ने मिलकर 6 ही मिले हैं। लेकिन एक स्थान है वहाँ पर 7 मिले हैं, प्रयाग, दिल्ली टोपरा, रामपुरवा, दिल्ली मेरठ। दिल्ली टोपरा उत्तर होगा इसका, दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा है, इसे फिरोज शाह लाट, भीमसेन लाट या सुनहरी लाट भी कहते हैं। यह जो है वो फिरोजपुर, यूपी से फिरोज शाह यानी फिरोजपुर में था यूपी में, फिर फिरोज शाह है इसे दिल्ली ले आए। केवल यहीं पर 7 है, बाकी सभी पर 6-6 स्तंभ लेख है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। स्तंभ लेख है फ्रेंड्स, शिलालेख अलग, स्तंभ लेख अलग है, ध्यान में रखना है। ये शिलालेख 14 प्राप्त हुए हैं। अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख कौन सा है? प्रयाग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रयाग, लोरिया नंदगढ़, रामपुरवा या लोरिया अर्राज? लोरिया नंदगढ़ यह सबसे सुरक्षित है। प्रयाग स्तंभ लेख है
वहाँ पर 6 अशोक के और 1 जहांगीर का लेख प्राप्त हुआ है। ये अपने को अलग से ध्यान में रखना है कि प्रयाग वाले में 7 है, लेकिन 6 ही अशोक के हैं, 7वां जहांगीर का है। लोरियानंदगढ़ है वो अभिलेख ऐसा अभिलेख है जो कि सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कौन सा अशोक के संदर्भ में सत्य नहीं है? अशोक के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? निगलिवा के कनकमुनि स्तूप का आकार बढ़ाया था। जरूर बढ़ाया था इन्होंने। इस निगलवा में एक स्तूप था जिसका आकार उन्होंने बढ़वाया था अशोक ने। मास की गुर्जरा नेतर व उदय गोलम में अशोक का नाम अशोक है, यह भी सही है। अशोक के बाद कुणाल शासक बना, यह भी सत्य है। पुराणों में देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है अशोक को, यह सही नहीं है। पुराणों में देवनाम प्रियदर्शी नहीं कहकर पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। 18, मौर्यकालीन मुद्रा के संदर्भ में सत्य है। प्रधान सिक्का मास्क था। मास्क व काकणी तांबे के सिक्के थे। पण सिक्का रुपए रूप भी कहलाता था। मुद्रा विभाग लक्षण अध्यक्ष के अधीन था। प्रश्न में त्रुटि है, यह देखना है कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो नहीं है देखना है। तो ये सारे सत्य हैं, लेकिन प्रधान सिक्का है वो मास्क नहीं था, प्रधान सिक्का है वो पण था। और इन सिक्कों का जो परीक्षण किया जाता था समय समय पर वो रूप दर्शक द्वारा किया जाता था। तो प्रधान सिक्का है वो पण था। भू राजस्व कितना लिया जाता था मौर्य काल में? भू राजस्व तो अलग अलग थे, लेकिन सामान्यतः कितना लिया जा सकता था? 1/4, 1/3, 1/6 या 1/8। तो भू राजस्व है उसे बलि कहा जाता था और वो 1/6 लिया जाता था। नेक्स्ट है, कौन सा तीर्थ सुमेलित है? तीर्थ है वहां पर विभाग को कहा जाता था, तो कौन से सुमेलित है? आठविक है वह वन विभाग का प्रधान था। व्यवहारिक है वह दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। पौर है वो नगर का प्रमुख अधिकारी था। सभी सुमेलित है, ये सभी सुमेलित है। पौर है उसको नागस्क भी कहा जाता था। केंद्रीय प्रशासन में महात्म्य या तीर्थ थे, उनकी संख्या 18 थी। इन 18 में ये 3 मुख्य हैं। तो 18 में जो पौर है वह नगर का प्रमुख अधिकारी था, उसको नागस्क भी कहते थे। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था, जबकि आठविक है वह वन विभाग का प्रधान था। ये आठविक आया हुआ भी है पहले। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी था? अभी जो पटना है उस समय पाटलिपुत्र कहलाता है। वह पाटलिपुत्र किसकी राजधानी था, ये आपको बताना है कि पाटलिपुत्र जो है वो किसकी राजधानी था। उत्तरापथ, दूसरा है दक्षिणापथ, तीसरा है प्राच्य और चौथा है अवंती। तो उस काल में, अशोक के काल में 5 प्रांत थे। भाई 4 तो पहले थे ही, उसके बाद उन्होंने एक और जीता था, कलिंग, उसके भाग किए थे। कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी। दूसरा था उत्तरापथ, उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरा था अवंती, अवंती जो है उसकी राजधानी थी उज्जैनी। फिर था दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। तो उत्तरापथ की राजधानी तो थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की थी स्वर्णगिरी, जो है बचा कौन सा? अवंती, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। फिर बचा प्राच्य, तो प्राच्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? प्राच्य की राजधानी थी। मैंने 5 प्रदेशों की राजधानी आपको बता दी है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, दूसरे वृहद शिलालेख का विषय क्या है? दूसरा जो बड़ा शिलालेख है उसका विषय क्या है? पशु हत्या को निषेध किया है। चिकित्सा सुविधा के संदर्भ में है, साम्राज्य भ्रमण के संदर्भ में, या धम्म के सिद्धांत के संदर्भ में है? तो अपने को ध्यान में रखना है, पहले शिलालेख का विषय है पशु हत्या निषेध, दूसरे शिलालेख का विषय है चिकित्सा सुविधा,
तीसरे का है साम्राज्य भ्रमण और चौथे का है धम्म सिद्धांत। ये ए बे सैद है, पहले दूसरे तीसरे चौथे का विषय है। तो हमें कौन से का विषय पूछा गया है? हमें पूछा गया दूसरे का विषय, तो दूसरे का विषय हो जाएगा चिकित्सा सुविधा। 23वां क्वेश्चन है, कौन सा शिलालेख से सुमेलित नहीं है, यानी शिलालेख की संख्या के आधार पर सुमेलित नहीं है? 5वें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है, ये सही है, धर्म महामात्यों की नियुक्ति है। 6ठे में अशोक की धर्म यात्राओं का उल्लेख, फ्रेंड्स धर्म यात्राओं का उल्लेख है वो 6ठे में नहीं है, 8वें में है। 13वां है कलिंग युद्ध व पड़ोसी राज्य, एकदम सही है। और 90 में अनावश्यक गतिविधियों को रोकना, ये सही है, लेकिन 6ठे में धर्म की यात्राएं नहीं है, 8वें में धर्म की यात्राएं हैं। 6ठे में तो सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था और आत्मनियंत्रण है, तो इसका उत्तर होगा ब। कौन सा शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है? कौन सा शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है? 7वां, 8वां, 13वां, पहला? तो आपको ध्यान में रखना है 7वां जो शिलालेख है वो सबसे लंबा शिलालेख है, जिसमें मानव समुदायों के मध्य सह अस्तित्व, आत्मसंयम और शुद्धता का उल्लेख है। और लास्ट प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के अवशेष प्राप्त किए थे, किसने किए थे? टिफिन थ्रेलर, प्रिशैम्प, डिबुस्पूनर और डॉक्टर स्वानवेक। तो डिबुस्पूनर था, उसने 1912 से लेकर 1914 तक जो अवशेष प्राप्त किए थे। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि जो पीडीएफ है उसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, अन्यथा आप जो है लगातार यहाँ पर आपको वीडियो मिल ही रहे हैं। सभी 9 टॉपिक के वीडियो मिलेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी के वीडियो स्टार्ट होंगे। थैंक यू।